Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of density. As you know guys, in previous class we have discussed the topic of chapter number 10 which is properties of matter. तो हमने बेटे लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 10 के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे. कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे पहले उनको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं, फिर हम क्लास आज की स्टार्ट करेंगे डेंसिटी के टॉपिक से. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यंग्स मॉड्यूलस. और यंग्स मॉड्यूलस क्या है बेटा कि रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. उसका एक हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, ठीक है बेटे, कि एफ इंटू एल डिवाइड बाय ए इंटू डेल्टा एल. ठीक है बेटा, तो ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था यंग्स मॉड्यूलस का. और यंग्स मॉड्यूलस जो है वो क्या है, बेसिकली एक कांस्टेंट है या रेशियो आप ये कह लें कि स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का. उसके बाद फिर हम आए थे पास्कल लॉ पे. पास्कल लॉ क्या है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन. कि अगर किसी भी जो है आप लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करें, फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करें, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल डायरेक्शन में. जितनी भी डायरेक्शन है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. उस पे बेस करते हुए हमने उसकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस की थी. हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट. और वो हमने जो है उसका हैंड आउट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था. आई होप आप लोगों ने उसका काम कर लिया होगा या उसका प्रिंट आउट निकाल लिया होगा. ठीक है, और उसमें उसकी डायग्राम, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है वो आप लोगों को मिल गई होगी. ठीक है बेटे, चलते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ के बाद हमने जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था अपथ्रेस और बायंसी. अपथ्रेस और बायंसी जो है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि अपथ्रेस या बायंसी क्या है, जिसको हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी कह सकते हैं. कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड में जो है वो क्या कर रही होती है, अगर लिक्विड में अगर हम किसी भी बॉडी को ड्रॉप करें, ठीक है, तो उससे कुछ रिएक्टिव फोर्स जो है वो जनरेट होगी. वो रिएक्टिव फोर्स बेसिकली क्या कहलाती है आपके पास, अपथ्रेस या बायंसी. अब हम आज की क्लास में इसी अपथ्रेस और बायंसी से रिलेट करता हुआ एक टॉपिक जो है वो हमें डिस्कस करना था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, वो भी यही इसी मतलब अपथ्रेस से रिलेट कर रहा है. लेकिन हमें ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक छोटा सा हमने डिस्कस करना है, डेंसिटी. ताकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट जब हम कर रहे हो, उसके अंदर जब डेंसिटी का यूज हो तो आप लोगों को पता होगा डेंसिटी किसे कहते हैं. इस वजह से आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे डेंसिटी से. ठीक है बेटे, तो अपथ्रेस और बायंसी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, पहले डेंसिटी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसका सिंबल और इसका फॉर्मूला, ठीक है, जो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे. उसके बाद फिर हम जब आएंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, तो अपथ्रेस और बायंसी जो कि हमने लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था उसको भी हम दोबारा जो है वो रिकॉल कर लेंगे. ठीक है बेटे, तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी सिंपल एक रेशियो है किसका, मास और वॉल्यूम का. तो मास और वॉल्यूम का रेशियो क्या कहलाता है बेटा, डेंसिटी. ठीक है, और किसी मटेरियल की डेंसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो उस ऑब्जेक्ट के मास को उसके वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दें तो मास और वॉल्यूम, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वॉल्यूम का रेशियो क्या कहलाता है बेटा, डेंसिटी. ठीक है, तो डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, रो. और वो हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंबल को किस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे सीखते हैं. फिलहाल एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा डेंसिटी की. एक लाइन में डेंसिटी लिख लें कि the ratio between mass and volume, the ratio between mass and volume is called as density. The ratio between mass and volume is called as density. The ratio between mass and volume is called as density. उसके बाद इसके सिंबल क्या ही डाल के इसका सिंबल, डेंसिटी का सिंबल कॉपी कर लिएगा बेटा. डेंसिटी का जो सिंबल है वो सिंबल है बेटा रो. ठीक है, कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिएगा. ठीक है, क्या है, रो, RHO, रो. ठीक है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, रो. और बनता कैसे, बिल्कुल आपके सामने जो है वो मैंने बना दिया डेंसिटी का सिंबल. ठीक है, ये एक्चुअली ई नहीं है, ये रो है. ठीक है, डेंसिटी का सिंबल है. अच्छा, अब डेंसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देख लीजिएगा बेटा. डेंसिटी का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी कि डेंसिटी जो है वो क्या है, रेशियो है किसका बेटा, मास और वॉल्यूम का. ठीक है, इनको अगर हम सिंबल्स में लिखें तो डेंसिटी का सिंबल रो
ठीक है बेटा। मास का सिंबल क्या है, m, और वॉल्यूम का सिंबल क्या है बेटा, कैपिटल V। तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बेटे, ये आपने डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे ड्राइव कर लिया कि मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है बेटा, डेंसिटी। इससे जो है वो आप इसका यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी का यूनिट, ऐसा यूनिट देख लीजिएगा। ठीक है भाई, मास का जो यूनिट है वो क्या होता है बेटा, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपने डेंसिटी का यूनिट ड्राइव कर लिया, केजी अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास डेंसिटी का हमने जो है वो सिंबल, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का यूनिट, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो डेंसिटी की बात आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और जो हमारा मेन टॉपिक है वो कौन सा है बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो हिंट डाल दिएगा, आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है विच इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा बेटा, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो क्या है, ठीक है, इसकी हम स्टेटमेंट जो है वो लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे इसकी, इसको हम समझेंगे सही से। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था अपथ्रस्ट और बायोंसी का, उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने डिस्कस किया कि व्हेन अ बॉडी इमर्ज इन अ लिक्विड सम रिएक्टिव फोर्स इज प्रोड्यूस अगेंस्ट द सिंकिंग ऑफ अ बॉडी। अगर कोई बॉडी किसी भी लिक्विड में जो है उसको अगर हम ड्रॉप करें, वो अगर वो सिंक कर रही हो, डूब रही हो, तो उसके अगेंस्ट कुछ रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होती है। वो रिएक्टिव फोर्स क्या कहलाती है बेटा, अपथ्रस्ट और बायोंसी। अब अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करें तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताते हैं कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड में डूब रही होती है, किसी भी लिक्विड में उसको अगर ड्रॉप करें तो उससे अपथ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, और वो जो अपथ्रस्ट है, वो जो रिएक्टिव फोर्स है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, वेट ऑफ अ लिक्विड इज डिस्प्लेस। मतलब कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड में जब ड्रॉप होगी तो वहां जब बॉडी लिक्विड में जाएगी तो लिक्विड वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, वहां से लिक्विड हट जाएगा। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उस लिक्विड का वेट और अपथ्रस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये है आपके पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है बेटे, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि भाई अगर किसी भी बॉडी को किसी भी लिक्विड में ड्रॉप करें, तो जब कोई बॉडी किसी लिक्विड में जाएगी, ठीक है, तो उससे होगा क्या, किसी भी फॉर एग्जांपल किसी कंटेनर के अंदर आपने एक लिक्विड लिया हुआ है, ठीक है, वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, तो कंटेनर के अंदर आपने वाटर फिल किया हुआ है, उसके अंदर एक स्टोन आपने ड्रॉप किया। जब स्टोन ड्रॉप किया तो स्टोन के ड्रॉप करने से वहां से जैसे ही स्टोन उस लिक्विड में जाएगा, उस कंटेनर में जाएगा, तो स्टोन की जगह पे जो वाटर था वो क्या हो जाएगा, वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। जब वाटर वहां से डिस्प्लेस होगा, ठीक है, तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उस स्टोन की जगह से, जिस जगह पे स्टोन आया तो वहां से जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, सिर्फ उस वाटर का वेट और उस स्टोन के वाटर में ड्रॉप होने की वजह से जो रिएक्टिव फोर्स, जो अपथ्रस्ट वहां पे प्रोड्यूस हुई होगी, वो अपथ्रस्ट और वेट ऑफ अ लिक्विड इज डिस्प्लेस, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये है बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा अब इसकी हम स्टेटमेंट लिखेंगे। फिलहाल इसकी डायग्राम जरा देखिएगा। देखें, फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड फिल हुआ हुआ है, सपोज कर लें। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करा, एक बॉडी ली, उसको इसके अंदर ड्रॉप किया। ठीक है, तो जैसे ये बॉडी ड्रॉप करते हुए नीचे जा रही होगी, ठीक है, तो जैसे ये बॉडी ड्रॉप करके आपने इस कंटेनर के अंदर बॉडी को ड्रॉप किया, जब ये बॉडी ड्रॉप करते हुए नीचे कंटेनर के अंदर जा रही होगी, तो यहां से इस बॉडी की जगह पे कुछ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, इस स्टोन की जगह पे जो लिक्विड होगा वो यहां से डिस्प्लेस करके साइड में हो जाएगा। ठीक है, वो बचपन में एक कहानी जो है वो सुनी होगी आपने,
जग में एक पानी है, ठीक है, कौवे को प्यास लगती है, कौवा जो है वो पानी पीने के लिए आता है, पानी जग में कम होता है, ठीक है, कौवा जो है उसके अंदर क्या करते हैं, स्टोन कंकड़ जो है वो डालता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर आता है और कौवा पानी पी के चले जाता है। बचपन में सबने एक कहानी जो है वो सुनी है, एक पोएम जो है वो सुनी होगी। तो बिल्कुल कुछ उसी तरह की कुछ कहानी है, वही यहाँ पे एक कहानी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है कि आप देख सकते हैं कि स्टोन जैसे ही आपने इसको जो है वो कंटेनर के अंदर ड्रॉप किया, तो जो लिक्विड था, ठीक है, जो इसके अंदर लिक्विड फिल हुआ हुआ है, जो सपोज कर लें वाटर फिल हुआ हुआ है, तो वो इस स्टोन की जगह पे जो लिक्विड था वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, साइड में चला गया। तो जितना वाटर यहाँ से डिस्प्लेस हो गया साइड में गया, उस वाटर का वेट और यहाँ पे जो रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हुई होगी वाटर के अंदर बॉडी के ड्रॉप करने से, यहाँ पे जो रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हुई होगी, मतलब यहाँ पे जो अपथ्रस्ट प्रोड्यूस हुआ वो अपथ्रस्ट और वेट ऑफ अ लिक्विड, यहाँ पे जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। ये दोनों अपथ्रस्ट और वेट ऑफ अ लिक्विड, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, बराबर हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, इक्वल हैं। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। तो आई होप आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जल्दी से इसकी स्टेटमेंट की हेडिंग डालें और इसकी स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। जी बेटा, स्टेटमेंट लिख लिएगा। When a body emerged in a liquid, when a body emerged in a liquid, some upthrust is produced. When a body emerged in a liquid, some upthrust is produced, which is equal to the weight of a liquid is displaced, ठीक है बेटा। दोबारा से देख लीजिएगा। When a body emerged in a liquid, some upthrust is produced, which is equal to the weight of a liquid is displaced, full stop। यहाँ तक आके आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एनालिटिकल ट्रीटमेंट पे, ठीक है। तो बेटा अब हेडिंग डाल दिएगा, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हेडिंग डाल दिएगा, एनालिटिकल ट्रीटमेंट of Archimedes principle। ठीक है बेटा। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक रिलेशन ड्राइव करना है, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्यूबिकल कंटेनर कंसीडर करते हैं, ठीक है। और सपोज कर लेते हैं उसके अंदर जो है वो लिक्विड फिल हुआ है, तो उस लिक्विड पे जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो उस प्रेशर का रिलेशन बेसिकली आपने यहाँ पे क्या करना है, ड्राइव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी डायग्राम। ठीक है बेटा। तो डायग्राम में हम एक क्यूबिकल कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, सपोज कर लेते हैं इसके अंदर जो है वो लिक्विड फिल हुआ है, ठीक है। और इस कंटेनर की ये लेंथ है, ये ब्रेथ है,
और ये हाइट है। ठीक है बेटा, ये हाइट है। ठीक है, यहां से यहां तक ये हाइट है बेटा, ये ब्रेथ आ गई और ये इसकी लेंथ है। ठीक है, अच्छा अब सपोज करें कि एक बॉडी जो है वो आपने इस कंटेनर के अंदर लाके ड्रॉप की, तो इस लिक्विड पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी ये बॉडी, ठीक है, उस प्रेशर का आपने रिलेशन जो है वो यहाँ पे क्या करना है, ड्राइव करना है। ठीक है, और बेस ऑफ अ कंटेनर पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो फोर्स बेसिकली वेट के बराबर है लिक्विड के। ठीक है, और वेट बराबर होता है किसके बेटा, mg के। और बेस ऑफ अ कंटेनर पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड, ठीक है, वो प्रेशर जो है उसको हम यहाँ पे P जो है वो कंसीडर कर लेंगे और इसी प्रेशर का रिलेशन आपने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, ड्राइव करना है। ठीक है, तो डायग्राम आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जल्दी से डायग्राम बना ले, फिर हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे और फिर इसका रिलेशन जो है वो हम ड्राइव करेंगे। तो यहाँ तक कॉपी करने के बाद हैंड डाल दीजिएगा एक्सप्लेनेशन की। ठीक है बेटा, एक्सप्लेनेशन के हैंड डालें और एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर a cubical container, consider a cubical container, consider a cubical container filled with an ideal, consider a cubical container, इस तरह से लिख लीजिएगा explanation, consider a cubical container of height h, consider a cubical container of height h, breadth b and length l, consider a cubical container of height h, breadth b and length l capital L, filled with a liquid of mass m, filled with a liquid of mass m, filled with a liquid of mass m, filled with a liquid of mass m and density rho। ठीक है, लिक्विड का जो मास है वो क्या है, m है। ठीक है बेटा, लिक्विड का मास m है और जो डेंसिटी है इस लिक्विड की वो क्या है, रो। ठीक है, रो। ठीक है, रो का सिंबल कैसे बनता है ये आपके सामने। ठीक है भाई, फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो। ठीक है, फुल स्टॉप। द डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टिंग, the downward force is acting towards the center of the earth. The downward force is acting towards the center of the earth is considered as, the downward force is acting towards the center of the earth is considered as F equals to W equals to mg। ये पूरा ब्रैकेट में कॉपी कर लीजिएगा। The downward force is acting towards the center, the downward force is acting towards the center of earth is considered as F equals to W equals to mg। ये ब्रैकेट में कॉपी कर लिएगा। ठीक है, F equals to W equals to mg, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। and the pressure exerted by the liquid in the base of a container is considered as, the pressure exerted by the liquid in the base of the container is considered as P, capital P। base of the container is P, capital P, full stop। ठीक है बेटे, यहां तक आके एक्सप्लेनेशन हो गई कंप्लीट। चलते हैं डेरिवेशन की तरफ और डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन की सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, और डेरिवेशन जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले हम प्रेशर के रिलेशन से हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। रेफरेंस दे देंगे
फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। डेफिनेशन ऑफ प्रेशर के अकॉर्डिंग प्रेशर का जो हमने रिलेशन जो है या प्रेशर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर बराबर है किसके, फोर्स अपॉन एरिया। बट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम फोर्स यहाँ पे किसके बराबर है बेटा, वेट के, और वेट बराबर है किसके, mg के। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम F बराबर है, मतलब फोर्स बराबर है वेट के, और वेट बराबर है किसके बेटा, mg के। ठीक है, अब यहाँ पे F की जगह F की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट आप F की जगह क्या पुट कर देंगे, mg। ठीक है, तो P इक्वल्स टू mg अपॉन a। ठीक है, अच्छा जी, फिर यहाँ पे हम डेंसिटी का रेफरेंस देंगे फ्रॉम डेंसिटी या फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। तो डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी के अकॉर्डिंग डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बेटा, यहां से हम मास का रिलेशन ड्राइव कर लेंगे। वॉल्यूम नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डेंसिटी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम जब जाके डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रो वी इक्वल्स टू एम, या और करके रिलेशन को पलट के लिख लेंगे कि एम इक्वल्स टू रो इंटू वी। ठीक है भाई, तो हमने ये मास का रिलेशन बना लिया, एम इक्वल्स टू रो इंटू वी। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने जो ऊपर प्रेशर का रिलेशन बनाया था इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ताकि हम यहाँ पे मास की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सके एम की जगह। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख लेंगे कि भाई बाय पुटिंग दी above values in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में m की जगह m की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, जरा देखिएगा, p इक्वल्स टू, बस m की जगह m की वैल्यू आ जाएगी और g अपॉन a एज इट इज। ठीक है, बस देखें आप इक्वेशन नंबर 1 में m आ रहा है, मैंने m नहीं लिखा, तो m की जगह m की वैल्यू पुट कर देंगे, रो इंटू वी। ठीक है, तो p इक्वल्स टू रो वी g अपॉन a। फिर यहां पे आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है बेटा, कंटेनर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है बेटा। ठीक है, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे साइड में बता देंगे कि भाई जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है किसके, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट के। ठीक है, अच्छा जी, लेंथ इनटू ब्रेथ ये बराबर होता है किसके बेटा, एरिया के। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एरिया ए, क्योंकि एरिया बराबर होता है किसके, लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह आ जाएगा सिर्फ ए। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू ए इंटू एच। ठीक है, अच्छा जी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ए इंटू एच। और क्योंकि नॉर्मली हम हाइट को जो है स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वजह से हम और करके ये भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम बराबर है ए इंटू एच। ठीक है, हमने क्या करा, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो क्या बनाया कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो किसके बराबर है बेटा, वॉल्यूम के, और लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर है किसके, एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह क्या आ गया बेटा, ए। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, एरिया इंटू हाइट के। ठीक है, और हाइट को नॉर्मली क्योंकि हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, स्मॉल एच से,
ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कैपिटल H की जगह क्या आ गया, स्मॉल h, तो A इंटू एच, वॉल्यूम किसके बराबर आ गया बेटा, A इंटू एच के। तो यहाँ पे बस V की जगह V की वैल्यू पुट करेंगे, जरा देखिएगा, P इक्वल्स टू डेंसिटी रो एज इट इज, A H G एज इट इज, और नीचे क्या बेटा, A। आपने देखा कि इस स्टेप के बाद मैंने सिर्फ वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट की है, A इंटू एच, फिर हम A को A से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने ड्राइव करना था, ठीक है। प्रेशर इक्वल्स टू रो एच जी, या और करके रिलेशन को पलट के लिख लें कि अरेंज करके लिख लेंगे, P इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है भाई। यहां तक आगे आपने प्रेशर का जो रिलेशन ड्राइव करना था वो ड्राइव कर लिया, और यहां तक आके एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, और चैप्टर नंबर 10 यहां पर आके आप लोगों का क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहां तक हमने चैप्टर नंबर 10 डिस्कस किया, और यहां तक आगे चैप्टर नंबर 10 हो गया बेटा कंप्लीट। थ्योरेटिकल वर्क इसका हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। देखें चैप्टर नंबर 10 के जो न्यूमेरिकल्स हैं अभी कह लें कि नॉर्मली पेपर में नहीं आते, ठीक है, लेकिन हम जो टॉपिक्स हमने पढ़े चैप्टर नंबर 10 से, वैसे तो चैप्टर नंबर 10 के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिसके अंदर चैप्टर नंबर 11 के फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर वो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़े। तो इस वजह से चैप्टर नंबर 10 के जो न्यूमेरिकल्स हैं कभी पेपर में नहीं आते, लेकिन आप लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एक या दो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मैं सॉल्व करवा दूंगा जो टॉपिक्स चैप्टर से पढ़े। बाकी के न्यूमेरिकल्स आपने बिल्कुल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर ही नहीं सकते, वो चीज़ें आप लोगों ने वो फॉर्मूलाज अभी पढ़े ही नहीं है। वो हैं तो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स, लेकिन उसके अंदर फॉर्मूलाज जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के, चैप्टर नंबर 12 के, ठीक है बेटे। तो फिलहाल हम सिर्फ वही टॉपिक्स जो कि हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है, वैसे तो न्यूमेरिकल्स जो है वो करने की चैप्टर 10 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर्स में ये नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन सिर्फ वो न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जो कि आपने बेसिक टॉपिक्स जो है वो चैप्टर के पढ़े हैं। तो बुक निकाल लें और पेज नंबर 180 ओपन कर लें, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। numericals, or you can say problems, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर आपके पास है 180। तो न्यूमेरिकल नंबर 10.1, पेज नंबर 180, ठीक है बेटा। तो न्यूमेरिकल क्या है, आइए चलते हैं बुक की तरफ, ठीक है बेटा। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 180, न्यूमेरिकल नंबर 10.1। तो 10.1 जो न्यूमेरिकल है जरा देखिएगा बेटा, क्या कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग एंड प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल है, उस पर एक स्प्रिंग से एक बॉडी जो है वो अटैच करके रखी हुई है, ठीक है। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 सेंटीमीटर, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। कह रहा है कि जो है अगर उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करें 20 सेंटीमीटर तक, 20 सेंटीमीटर तक उसको स्ट्रेच करें, कितनी फोर्स अप्लाई करके, 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके, तो ये बता दें कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट आपने यहाँ पे फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो मास कितना ब्लॉक का 0.1 kg और हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग जो है स्ट्रेच किया है कितना बेटा, 20 सेंटीमीटर तक का स्प्रिंग जो है स्ट्रेच किया और फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन की। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे आपने बताना है, ठीक है। अगर आपको याद हो कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है, और कौन सा, हुक्स लॉ अप्लाइड टू द हेलिकल स्प्रिंग, उसमें हमने उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन ड्राइव किया था, F इक्वल्स टू -kx। वो तो माइनस का साइन ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो है वो हमने उसके अंदर यूज किया था, लेकिन आपको पता है कैलकुलेशन में माइनस का साइन यूज नहीं होता, मतलब वो फॉर्मूला F इक्वल्स टू kx यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है, उस पर एक स्प्रिंग जो है
वो रखा हुआ है, ठीक है, और उससे 0.1 kg का एक ब्लॉक जो है वो अटैच किया हुआ है। जीरो पॉइंट 1 kg का मास कितना है इसका बेटा? 0.1 kg, ठीक है। अब इस पे फोर्स अप्लाई की, ठीक है, कितनी फोर्स अप्लाई की बेटा? 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग जो है वो क्या कर गया बेटा? स्ट्रेच कर गया। कितना, जरा देख लेते हैं। ठीक है भाई, स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और स्प्रिंग पे जब फोर्स लगी तो स्प्रिंग स्ट्रेच होके बॉडी मूव करते हुए आगे चली गई। तो स्प्रिंग जो है कितना स्ट्रेच हुआ बेटा? 20 सेंटीमीटर। तो स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एक्स से। तो स्प्रिंग जो है वो कितना स्ट्रेच हुआ? 20 सेंटीमीटर। तो अभी वहां पे पूछा जा रहा है कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है, ये के क्या है ये आप यहाँ पे फाइंड करके बताएं। स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे आपने फाइंड करके बताना है, ठीक है बेटा। सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल है, चलते हैं इसके डाटा की तरफ। आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तो डाटा देख लीजिएगा इसका। फोर्स गिवन है बेटा 5 न्यूटन की, जिसकी वजह से एक्सटेंशन जो आ रही है स्प्रिंग में वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे बेटा 100 से, तो एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी 0.2 मीटर, मतलब एक्स की वैल्यू 0.2 मीटर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करें। स्प्रिंग कांस्टेंट मींस के आपने यहाँ पे क्या करना है बेटा? फाइंड करना है, ठीक है। डाटा आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, जल्दी से इस डाटा कॉपी करें। चलते हैं फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो क्या आपने यहाँ पे फाइंड करना है? फोर्स आपके पास गिवन है, एक्सटेंशन, ठीक है, ये आपके पास कितनी है? 0.2 मीटर। सॉल्यूशन देखिएगा बेटा इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो फाइंड करना है वो लिख देंगे। क्या फाइंड करना है भाई? फॉर के इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे वो यूज करेंगे एफ इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और स्प्रिंग कांस्टेंट का अगर फॉर्मूला बनाए तो एक्स मल्टीप्लाई और नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। तो के इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स, एक्स नीचे आके क्या हो गया? एफ से डिवाइड हो गया। तो के इक्वल्स टू एफ की जगह एफ की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी बेटा? एफ की वैल्यू 5, और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू क्या है? 0.2। तो 5 को यहाँ पे 0.2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो 5 को डिवाइड करते हैं 0.2 से, आंसर आ गया 25। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया 25 न्यूटन पर मीटर, ठीक है बेटा। ये इसका यूनिट आ गया, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बनाया बेटा? एफ अपॉन एक्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एक्स एक्सटेंशन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है।
तो ये इसका यूनिट क्या मीटर, तो न्यूटन पर मीटर यूनिट आ गया और दोनों को डिवाइड करके हमने यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लिया। यह था कि न्यूमेरिकल 10.1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। 10.1 के बाद चलते हैं अब एक न्यूमेरिकल और करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है, और वो न्यूमेरिकल है आपके पास 10.4। ये दो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। अगर पेपर में इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल आए तो बस ये दोनों में से कोई एक न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है, क्योंकि अब तक इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आया है, ठीक है, और क्योंकि इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आते, ठीक है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ वही बेसिक न्यूमेरिकल जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है वही मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ताकि जो है अगर इन केस एग्जामिनर इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल दे तो इन दोनों में से कोई एक न्यूमेरिकल आपको दे सकता है, ठीक है। चलते हैं, ये न्यूमेरिकल जल्दी से बेटा कॉपी करें। अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया तो जल्दी से कॉपी कर लें। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो 10.4 देखिएगा। 10.4 में क्या कह रहा है, पेज नंबर 180 न्यूमेरिकल नंबर 10.4 कह रहा है कि a 2 kg ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉपर वायर 2.5 मीटर लॉन्ग एंड 0.6 मिलीमीटर इन डायमीटर। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.6 मिलीमीटर है, ठीक है, और 2.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और वो उससे 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो सस्पेंड हुआ है, ठीक है, और वो वर्टिकली वायर जो है उससे एक 2 kg का ऑब्जेक्ट सस्पेंड हुआ है। कह रहा है हाउ मच विल द वायर स्ट्रेच ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द 2 kg ऑब्जेक्ट। तो भाई उस पर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही है, ट्रैक कर रही है, तो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, मूव करते हुए नीचे जाएगा, तो उससे वायर कितना स्ट्रेच होगा, ठीक है, वो आपने स्ट्रेच जितना होगा वायर वो आपने फाइंड करके बताना है। कह रहा है कि यंग्स मॉड्यूलस फॉर कॉपर इज 12.5 10 रेज टू दी पावर 10 मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि जो यंग्स मॉड्यूलस है, ठीक है, कॉपर वायर का, वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है कि 12.5 10 टू दी पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसमें वायर जो है 2.5 मीटर लॉन्ग है और जो उसका डायमीटर है 0.6 है, और ऑब्जेक्ट जो है उससे सस्पेंड हुआ वो कितना है बेटा, 2 kg का है। तो ये न्यूमेरिकल की कंडीशन यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा कि एक वायर है उससे एक ऑब्जेक्ट जो है वो सस्पेंड हुआ है, और वायर कॉपर का है और 2.5 मीटर लॉन्ग है और उसका डायमीटर 0.6 मिलीमीटर है। फिर उस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट जो है मूव करते हुए वो ब्लॉक या वो ऑब्जेक्ट मूव करते हुए नीचे जा रहा है, तो उससे वायर कितना जो है वो स्ट्रेच होगा वो आपने यहाँ पे फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की कंडीशन देखते हैं। एक कॉपर वायर है उससे एक ऑब्जेक्ट जो है वो सस्पेंड हुआ है, तो एक कॉपर वायर से एक ऑब्जेक्ट जो है वो सस्पेंड हुआ है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है इस वायर की, तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितनी है बेटा, 2.5 मीटर, ठीक है। कॉपर वायर की लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है और इसका जो डायामीटर है वो कितना है बेटा, 0.6 मिलीमीटर। तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नीचे चला जाएगा और ये कॉपर वायर जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये जो कॉपर वायर है ये स्ट्रेच हो गया और ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नीचे चला गया, ठीक है। तो अभी हमें पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है कितना मूव करते हुए नीचे गया है, ये वायर कितना स्ट्रेच हुआ है, ये आपने यहां पे फाइंड करके बताना है। और ये जो वायर स्ट्रेच हुआ है
ठीक है, मतलब पहले लेंथ इसकी थी 2.5, ये इसकी इनिशियल लेंथ है, और लेंथ अब बढ़ के जो है वो यहाँ तक हो गई। तो अब इतना चेंज आ गया लेंथ में, ठीक है, इतना स्ट्रेच हो गया, वायर मूव करते हुए नीचे चला गया। तो मतलब यहाँ पे आपने डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ यहाँ पे आपने फाइंड करके बतानी है, ठीक है। और जबकि इस ब्लॉक का जो मास है वो मास कितना है, 2 kg है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास 2 kg है, कॉपर वायर की जो इनिशियल लेंथ है 2.5 है। तो कितना स्ट्रेच हुआ वायर, उसमें जो लेंथ में जो चेंज आया वो चेंज इन लेंथ आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। जबकि कॉपर वायर का जो डायमीटर है 0.6 मिलीमीटर है, ठीक है, 0.6 मिलीमीटर है, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं, डाटा आपको आई होप समझ में आ गया होगा इसके सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। वहीं डाल दिएगा, ठीक है। डायग्राम अभी हमने बनाई है, सॉरी, ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी। पहले हम बनाते हैं इसका डाटा, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो डाटा देखिएगा, डाटा में सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं कि भाई मास जो है वो 2 kg है, इनिशियल लेंथ है वो 2.5 मीटर है, डायमीटर 0.6 मिलीमीटर है, ठीक है। अच्छा, डायमीटर से अगर आपको रेडियस में जाना हो, ठीक है, डायमीटर से अगर आपको रेडियस फाइंड करना हो तो डायमीटर को हम क्या करते हैं, किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 2 से। तो जब डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो डायमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियस में, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो रेडियस आप फाइंड कर लेते हैं। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, रेडियस आ जाएगा, तो डाटा में ही फाइंड कर लेते हैं। तो 0.6 को 2 से डिवाइड करें, 0.3 मिलीमीटर, रेडियस आपने फाइंड कर लिया। और मिलीमीटर से अगर आपको मीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे, 0.3 है, मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो छोटे यूनिट से जब बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा डिवाइड करते हैं। तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। इसको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, 1000 से डिवाइड करें या 10 के क्यूब से, बात एक ही है। 10 के क्यूब को ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करा दें तो 0.3, 10 का क्यूब ऊपर जाएगा, नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 10 का क्यूब यहाँ पे पॉजिटिव 3 पावर, ऊपर जाके -3 और यूनिट मीटर। तो रेडियस जो है वो आपने मिलीमीटर से किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 1000 से डिवाइड किया तो 1000 आप लिखें, 10 का क्यूब लिखें, ठीक है। आप इसको डिवाइड करते हैं, पावर में कन्वर्ट करते हैं, मैंने डायरेक्ट नीचे इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट में। 1000 को 10 के क्यूब में, 10 के क्यूब को न्यूमरेटर में शिफ्ट कराया तो नीचे पावर पॉजिटिव 3, ऊपर जाके -3, तो 0.3 10 इसको -3 मीटर, ये रेडियस आ गया, ठीक है बेटा। डायमीटर से रेडियस आपने फाइंड कर लिया, यूनिट भी कन्वर्ट कर लिया। और क्या आपके पास गिवन है, ठीक है, लेंथ, डायमीटर, मास, तीनों चीजें लिख ली, एंड में जो फाइंड करना है। अच्छा, और यंग्स मॉड्यूलस जो है वो कांस्टेंट है 12.5 एक्सपोनेंट 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और चेंज इन लेंथ आपने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू एक दफा देख लेते हैं, 12.5 × 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। डाटा आपका हो गया कंप्लीट, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यंग्स मॉड्यूलस का ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, और यंग्स मॉड्यूलस की कांस्टेंट कॉपर की वैल्यू भी गिवन है और वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं कि भाई चेंज इन लेंथ हमने फाइंड करनी है फॉर डेल्टा एल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चेंज इन लेंथ के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे यंग मॉड्यूलस का, y इक्वल्स टू f इंटू एल डिवाइडेड बाय a इंटू डेल्टा एल, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें बेटा फोर्स की, तो फोर्स जो इसके सेंटर से टूवर्ड्स डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रही है वो फोर्स बेसिकली बराबर है किसका बेटा, वेट के, और वेट बराबर है किसके, mg के, ठीक है। तो वेट बराबर है किसके, mg के। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे
कि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फोर्स बराबर है किसके बेटा, mg के। एक्चुअली फोर्स बराबर है वेट के, वेट बराबर है mg के, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा बेटा देख लीजिएगा, वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। y इक्वल्स टू एफ की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एम जी, एल एज इट इज, और नीचे क्या है, ए डॉट डेल्टा एल, ठीक है। आपको डेल्टा एल फाइंड करना है ना, चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, y मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर जाके नीचे वैल्यू ये डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कि डेल्टा एल ऊपर आ जाएगा एम जी इंटू एल, और y नीचे आ जाएगा a डॉट वाई, ठीक है। आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई कि y जो है यंग्स मॉड्यूलस जो है वो नीचे आ गया, और डेल्टा नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अब यहां पे क्योंकि y की बात कर रहे हैं, तो y का जो एरिया है ये बराबर होता है किसके बेटा, पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। वायर का जो एरिया है वो बराबर है किसके बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में, डेल्टा एल इक्वल्स टू एम जी एल डिवाइड बाई ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। फॉर्मूला हमने बना लिया चेंज इन लेंथ का, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करके आंसर फाइंड करना है। जरा देख लीजिएगा भाई, चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू मास कितना है बेटा, मास है 2 kg, मास है 2 kg, जी की वैल्यू आपको पता है बेटा 9.8 ले लें, 10 ले लें, एक ही बात है। जी की वैल्यू या तो 9.8 लें या 10 लें, एक ही बात है बेटा। और लेंथ कितनी है, इनिशियल लेंथ है 2.5, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, 3.142। रेडियस आपने फाइंड कर लिया, कितना है बेटा, 0.3 10 टू पावर माइनस 3, 0.3 10 टू द पावर माइनस 3 उसका स्क्वायर, और y की वैल्यू 12.5 10 टू पावर 10, ठीक है। ये आपके पास y की वैल्यू कांस्टेंट कॉपर की जो वैल्यू है। बस यहां पे अब इनको करना है सॉल्व। डेल्टा एल इक्वल्स टू, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 20 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। इसी तरह अब यहां पे जरा देखिएगा 3.142 एज इट इज, ये स्क्वायर पहले अप्लाई करेंगे। जब 0.3 पे जब ये स्क्वायर आएगा तो 0.3 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा बेटा, देख लेते हैं। 0.3 पे जब स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा 0.9, 0.09, 0.09, और ये स्क्वायर 10 पावर 3 पे, तो ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई, 10 पावर माइनस 3 पे जब आएगा तो 3 टू द 6, तो 10 टू द पावर माइनस 6, और 12.5 10 टू द पावर 10 एज इट इज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा एल इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आपके पास क्या है बेटा 50, ठीक है। डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.142 को 0.09 से, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसको 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। तो 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.09 मल्टीप्लाई बाय 12.5, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 3.53। इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है आपके पास 3.53, ठीक है बेटा।
10 to the power -6 और 10 to the power मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 10 एज इट इज। इन दोनों की बेसिस से हमें पावर्स ऐड करा देंगे, -6 + 10 3.53 -6 + 10 ये आ जाएगा बेटा आपके पास 4, ठीक है। 10 to the power 4 पॉजिटिव 4, 10 to the power 4 का मतलब क्या है बेटा आपके पास 10,000, ठीक है। या 10 to the power जो 4 है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करा देते हैं, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 4 ऊपर जाके 10 to the power -4, नीचे आपके पास 3.53, ठीक है। 10 to the power पॉजिटिव 4 ऊपर जाके 10 to the power -4, नीचे 3.53 और 50 को 3.53 से डिवाइड कर दें, आंसर आ रहा है 14.145। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू 14.145 या 14.145 को चलें कंप्लीट लिख लें, 14.145 10 to the power -4, ठीक है भाई। ये आपने चेंज इन लेंथ फाइंड कर ली। एक कॉपर वायर जिसकी लेंथ 2.5 मीटर है और उस पर अगर 2 kg का कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हुआ है बेटा, हैंग हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई होगी तो उससे जो वायर स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो वायर कितना स्ट्रेच होगा वो आपने चेंज इन लेंथ फाइंड कर ली। वायर स्ट्रेच होगा 14.145 10 to the power -4 मीटर का, ठीक है बेटे। यहां तक आके आपने 10.4 ये न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया, 10.4 न्यूमेरिकल हमने कर लिया कंप्लीट सॉल्व, ठीक है बेटे। और यहां तक आके इस चैप्टर के वो न्यूमेरिकल जो कि बेसिक न्यूमेरिकल थे वो हमने यहाँ पे कर लिए सॉल्व। 2 न्यूमेरिकल 10.1 और 10.4 बस पेपर में अगर इस चैप्टर से अगर आए, क्योंकि अब तक इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आया, तो अगर आए तो यही एग्जामिनर दे सकता है और कोई न्यूमेरिकल वो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो टॉपिक अभी आपने पढ़े नहीं है, फॉर्मुलाज अपने वो पढ़े नहीं हो, तो चैप्टर नंबर 11 में फॉर्मुलाज यूज होंगे, ठीक है। तो बस चैप्टर नंबर 10 के इसी वजह से न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आते, ठीक है। तो बेसिक न्यूमेरिकल जो आ सकते हैं वो हमने कर लिए। अगर पेपर में न्यूमेरिकल्स आए तो यही 2 न्यूमेरिकल में से कोई एक न्यूमेरिकल दे सकता है। 10.1 पे मार्क कर लेंगे, 10.1 ही जो है जो हमने इससे पहले सॉल्व किया था 10.1 बस वही आ सकता है। 10.4 भी जो है वो थोड़ा सा एडवांस है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 10.1 वो आपने करना है, 10.4 भी कर लें तो अच्छी बात है। इसी वजह से सिर्फ बेसिक 2 न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए। बाकी फिर इंशाल्लाह यहाँ तक चैप्टर जो है वो 10 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।